डॉक्टर फरूख सलीम, मेरा सवाल ये है कि हुकूमत ने हमें बेचा ये था कि हम करंट अकाउंट डेफिसिट को कम कर रहे हैं, इंपोर्ट्स हमने कंट्रोल कर ली हैं, रेमिटेंसेस हमारी बढ़ रही हैं। अब वो सारी चीज़ें हमें रिवर्स डायरेक्शन में जाते नजर आ रही हैं। आपको क्या लग रहा है, क्या आप भी उतने ही मुतमईन है जितना मुज़म्मिल असलम साहब बता रहे हैं? डॉक्टर साहब, पिछले 25 से 30 साल की जो हमारी माशी तारीख है वो रिपीट करते हैं एवरी 3 to 4 to 5 ईयर्स। उसमें होता यह है कि जो बुनियादी ढांचा है मईशत का वो यरकमाल बना रखा है बड़े बड़े कार्टेल्स ने, जिनको हमारे वज़ीर आज़म साहब माफिया भी कहते हैं। जो इकोनॉमी है उनकी वजह से वो कंपैरेटिव नहीं है। सबसे बड़ा माफिया जो है या सबसे बड़ा कार्टेल कहना चाहिए वो मैं समझता हूँ कि इस वक्त बिजली का है। हमारे बिजली के नर्ख जो है पाकिस्तान के अंदर जो टैरिफ चल रहा है वो इंडिया से 30-35% ज्यादा है, बांग्लादेश से 30-35% ज्यादा है। तो हमारी मईशत जो है वो बुनियादी तौर पे कम्पीट नहीं कर पाती आलमी दुनिया के अंदर, जिससे हमारी एक्सपोर्ट के ऊपर जो स्टेटस को है, यानी कि आज से मेरे ख्याल 2013-14 में जो हमने रिकॉर्ड कायम किया था 31 अरब का, आज फिर वही आया है, लेकिन हम उसको उसके ऊपर जश्न मना रहे हैं। यानी कि 2012-13 में भी 31 अरब थी, अब फिर 31 अरब आई है और हम समझ रहे हैं कि बड़ी इंप्रूवमेंट हो गई। असल में ये है कि हमारी मईशत जो है वो कंपेटिटिव नहीं है और बुनियादी ढांचा जो है मईशत का वो ना पीपल्स पार्टी बदल पाई, ना PMLN के दौरान बदला और ना ही PTI के दौरान बदला। होता ये है कि हुकूमत बहुत सारे टीके लगाती है। हमारी मईशत कंपेटिटिव क्यों नहीं है? हमारे यहाँ बिजली हमारी हुकूमत कंपेटिटिव, हमारी मईशत कंपेटिटिव है क्यों नहीं? वो उसकी बुनियादी वजह ये है कि जैसे मैंने कहा, हमारी मईशत को 5 या 6 बड़े कार्टेल्स ने यरगमाल बना रखा है। बिजली की कीमत की वजह से हमारी मईशत जो है, हमारे एक्सपोर्टर्स जो हैं वो कंपेटिटिव नहीं हो सकते। खाद की वजह से हम कंपैरेटिव नहीं हो सकते। हमारे यहाँ जैसे चीनी का एक कार्टेल है, उसको कंपटीशन ऑफ कमीशन डबल कार्टेल कहती है कि वो चीनी की कीमत भी फिक्स कर लेता है, वो गन्ने की कीमत भी फिक्स कर लेता है। जो वादा किया गया था मंशूर के अंदर, इन कार्टेल्स के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, कार्टेल्स को तोड़ा जाएगा और मईशत को कंपैरेटिव बनाया जाएगा, जिसके नतीजे में फिर हम अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ा पाएं। एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ रही हैं, इंपोर्ट्स बढ़ती चली जा रही हैं। यानी कि मैंने अपनी जिंदगी में माहाना इंपोर्ट्स $6.25 अरब की जो आई हैं मैंने कभी नहीं देखी। यानी कि जिसके नतीजे में हम एक्सपोर्ट तो करते हैं 2-2.25 अरब की, इंपोर्ट कर ली 6.25 अरब की, और तजारती खसारा जिसका आप शुरू में जिक्र कर रहे थे वो $4 अरब का माहाना तजारती खसारा मैंने पहले कभी नहीं देखा पाकिस्तान की 74 साल माशी तारीख के अंदर। और इतनी कंफ्यूजन है, हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है वो कुछ और बता रही है, वो कह रही है कि शायद $70 अरब की इंपोर्ट होने वाली हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस उस पर एग्री नहीं कर रही। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बता रहा है कि 7 से 8 अरब डॉलर का हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट जिसका बार बार जिक्र कर रहे हैं वो आ जाएगा। मेरा जाती तखमीना ये है कि जो जिस तरह हम चल रहे हैं प्रॉबली बिटवीन 13 to 15 बिलियन डॉलर्स का ट्रेड करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो सामने आएगा। तो जो मंशूर में वादे किए गए थे इन प्रॉब्लम्स के हल के लिए वो बिल्कुल सही डायरेक्शन थी। मंशूर, जैसे मैं पहले भी कह चुका हूं कि PTI का लिखा हुआ मंशूर जो है वो बाकी सारी बड़ी सियासी पार्टी से कहीं ज्यादा सुपीरियर था। जो पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स हैं उनको बड़ा साफ शफाफ वाज़े तरीके से लिखा गया था और उनके हल भी दिए गए थे। अब एक तो हकीकत है कि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। पिछली हुकूमत अपने बहाने बताया करती थी या वजूहात बताया करती थी। अच्छा, जरा हारून शरीफ आप जरा हारून शरीफ साहब को आने दीजिए। ठीक है, अच्छा हारून शरीफ साहब, क्या हम कह सकते हैं ये तो वही जगह है गुजरे थे हम जहां से कि घूम फिर के हम फिर वहीं आ रहे हैं जहां हम हर 3-4 साल के बाद आ जाते हैं, या फर्क पड़ गया? जी मोहित, ये बेसिक जी देखिए ये चीज होनी थी और इस चीज का जो भी एक सीरियस एनालिस्ट है जो समझता है उनको बड़ा क्लियर पता है कि पाकिस्तान का, जैसे अभी जिक्र हुआ कि जब तक आप अपनी मईशत का ढांचा नहीं बदल पाते हैं तो फॉल्ट लाइंस, तो जो स्ट्रक्चरल फॉल्ट लाइंस हैं 3-4 कि हमारा सर्कुलर डेट भी फंसा हुआ है, हमारी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज भी पटी हुई है, हम अभी तक सब्सिडीज के ऊपर भी सनत को सहारा दे रहे हैं, तो वो फॉल्ट लाइंस तो वही हैं।
लेकिन जो फर्क पड़ा है उसके अंदर एक तो चीजों का है। देखिए खुशाइन बात यह है कि जो हमारा ओवरऑल जो आपने जैसे पहले बताया कि एससीसीपी में कंपनीज रजिस्टर हुई हैं, तो उसमें आईटी की कंपनीज को फॉर्मल सेक्टर में आना दिखाता है कि हम उसको इंसेंटिव्स जो दे रहे हैं उसका कोई नतीजा आ रहा है। रेमिटेंसेस का बढ़ना जो है वो भी अच्छी चीज है, लेकिन जो मैं इस वक्त नाजरीन के लिए, जैसे आपने शुरू में कहा था कि आसान अल्फाज में इसको पहले समझ लीजिए, ये जो करंट अकाउंट डेफिसिट की या फिस्कल डेफिसिट या बजट डेफिसिट, ये नंबर हुकूमत की मुआशी टीम के लिए अहम है, ये आम आदमी की जिंदगी के लिए अहम नहीं है। मुआशी टीम के लिए इसलिए अहम है कि उन्होंने उसको मैनेज करना है उसके मुताबिक और उसको इस्तेहकाम देना है। आम आदमी के लिए जो रेशोज चाहिए होती है नंबर्स की बजाय, देखिए हमें रेशो चाहिए कि हमारी इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी की रेशो कहां पे है, पहले कहां थी अब कहां पे है, वो 15% से आगे नहीं जा पा रही है। हमारी एक्सपोर्ट जीडीपी की रेशो कहां पे है, बढ़ी है या स्टैग्नेंट है, वो भी स्टैग्नेंट है। हमारे जो कंपेटिटर्स हैं हमसे 10% आगे हैं। हमारी सेविंग्स टू जीडीपी कहां है, ये ग्रोथ के नंबर्स हैं कि हमारे, देखिए जो मसला क्या है, मसला ये है कि हमारी प्रोडक्शन बढ़ती नहीं है। जब हम इकोनॉमिक पॉलिसी को एक्सपेंशनरी या रिलैक्स मोड में लाते हैं, शरह सूद को घटा देते हैं, तो ट्रेडिंग की एक्टिविटीज और कंजम्पशन बढ़नी शुरू हो जाती है। जब कंजम्पशन बढ़ती है तो यहां प्रोडक्शन नहीं होती, आप इंपोर्ट करते हैं। जब हम इंपोर्ट बढ़ाते हैं तो हम फिर उसी में ट्विन डेफिसिट के ट्रैप में फंस जाते हैं। तो हमें जो प्रोडक्शन बढ़ाना जो है उसको वक्त लगता है। लेकिन देखिए ये जो आपने सवाल किया था कि हम कंपेटिटिव क्यों नहीं है, देखिए कंपेटिटिवनेस को कंट्रोल करने के लिए पूरी दुनिया में स्टिक से नहीं आप करते हैं, वो भी है, लेकिन आपको एक पॉलिसी के अंदर ट्रांसफॉर्मेशनल शिफ्ट लानी पड़ती है जिसके अंदर जो अनकंपेटिटिव सेक्टर्स हैं उनको गैर जरूरी मरायात को बंद करना पड़ता है। जहां हमारा कंपैरेटिव एडवांटेज है, चाहे ज़राअत में है, चाहे आईटी में है, चाहे स्मॉल स्केल इंजीनियरिंग में है, हमें उस साइड पे पैसे को और पॉलिसी को डाइवर्ट करना पड़ता है। तो इन नटशेल देखिए हुकूमत ने डिसिप्लिन पहले दिखाया जो कि IMF के प्रोग्राम में दिखाना पड़ता भी है। मुज़म्मिल असलम साहब, देखिए हमारे लिए मीडिया में ये इंपॉर्टेंट है कि हम लोगों को समझा सकें कि सियासी तौर पर क्या फ़र्क पड़ा है, क्योंकि मईशत के एदाद व शुमार लोगों को कंफ्यूज कर देते हैं, समझ नहीं आते ठीक तरह से। क्या इस हुकूमत की पॉलिसीज़ के नतीजे में क्या मईशत में कोई बेहतरी हुई है? पहले हम समझ रहे थे अब से 4-5 महीने पहले और बड़े प्राउडली कह रहे थे कि हाँ फ़र्क पड़ गया है, अब हमें ऐसा लग रहा है कि नहीं, पाकिस्तान के स्ट्रक्चरल या उसकी मईशत के अंदर के जो मसाइल हैं वो इस किस्म के हैं कि किसी भी हुकूमत के पास उनका कोई जवाब जो है वो नहीं है, कोई हुकूमत उनका हल नहीं निकाल सकती। वहाँ पर इसहाक डार साहब बैठे हों या वहाँ के ऊपर शौकत तरीन साहब हों या कोई और हो, हफीज़ शेख हों, वो मसले मसाइल वहीं रहते हैं। हुकूमतें कुछ भी कह देती हैं, वो मसाइल वहीं हैं जड़ पे। आप ये बताएं, क्या इमरान खान की हुकूमत ने बुनियादी मसाइल का कोई हल निकालने की कोशिश की है, कोई उसमें कामयाबी हुई? देखिए, पाकिस्तान का बुनियादी मसला सबसे बड़ा क्या था? सबसे बड़ा फूड सिक्योरिटी आजकल जिस पे बात हो रही थी। मैंने पिछले दिनों एक डेटा पे काम किया, 2012 से लेकर 2018 तक हमारी आबादी 1.5 से 2% बढ़ती रही, लेकिन हमारी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो है एक जगह खड़ी रही। ये हुकूमत आई, पहले 2 साल तो मुल्क को दिवालिया से बचाती रही। पिछले 18 महीने से अगर आप देखें तो इन्होंने एग्रीकल्चर रिलेटेड फोकस किया। लास्ट ईयर बम्पर क्रॉप्स आई, अगर लेकिन उस पर आप कह देंगे कि अगर बम्पर क्रॉप्स आई तो आप इम्पोर्ट क्यों कर रहे हैं? इंपोर्ट हम एक पॉलिसी के तहत अपने अब स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स बना रहे हैं ताकि मुल्क में पहले की तरह एकदम गैप ना आ जाए। ठीक है, अभी आपकी अगले 1 महीने में, ये मैं आपके प्रोग्राम से खुश खबरी देने की कोशिश कर रहा हूं, अगर जो लेना चाहें, 4 क्रॉप्स है पाकिस्तान की मेन जो अभी आनी है अगले 1 से 2 महीने में, जिसमें गन्ना है, जिसमें आपकी चावल है, जिसमें आपका कपास है और जिसमें आपकी कॉर्न है। इन 4 में, जो मेज जिसे कहते हैं, इन 4 में से 3 क्रॉप्स आपकी बम्पर आ रही हैं, राइस की, शुगर केन की और कपास की। बम्पर नहीं, जो टारगेट हमने रखा था 10 मिलियन, पिछले साल आपको याद है कि हमारी कपास की तारीख की सबसे कम क्रॉप आई थी क्योंकि पेस्ट अटैक हो गया था और मसले मसाइल हो गए थे। इस साल अगर 1 मिलियन बेल भी फालतू आती है तो $1 अरब की हम सेविंग करते हैं। खूबी है, उम्मीद की जा रही है बम्पर क्रॉप किसी चीज की आ रही है तो उसमें हुकूमत की क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है?
जब क्रॉप खराब हो जाती है, डिस्ट्रॉय होती है, तो हुकूमत कहती है कि कीड़ा खा गया, बारिश हो गई, कहत होगी, गर्मी थी, सर्दी थी। अगर क्रॉप अच्छी आती है तो हुकूमत उसका क्रेडिट कैसे ले सकती है मुज़म्मिल साहब? नहीं, मैं एक तो पहले ये कि जो टिड्डी दल के मसले को इन्होंने हल किया, इसके अलावा एग्रीकल्चर बहुत फोकस हुआ है। आपको पता है इस वक्त अगर आप बाहर से फर्टिलाइजर मंगाते हैं तो वो बहुत एक्सपेंसिव है। हुकूमत उसको जो उसने अपना GIDC कम कर दिया। दूसरा, इन्होंने एग्रीकल्चर पे लैंडिंग पे फोकस किया। एग्रीकल्चर में अब जो एक नया प्रोग्राम आ रहा है आपके सामने, किसान कार्ड आ रहा है, तो देखें ये बेसिक्स पे काम कर रहे हैं। बेसिक्स पे काम करने का मतलब ये नहीं है कि रात को पॉलिसी वजीर आजम ने अनाउंस की और सुबह जो है एकदम दरख्त आ गए और फल आने शुरू हो गए। दूसरी बात की बिजली पे डॉक्टर साहब ने, मैं आपको एक बात बताऊं कि तारीख के जितने भी 1994 से 2021 है, यानी कि 27 साल के जितने भी पावर एग्रीमेंट्स थे ये गवर्नमेंट ने रीनेगोशिएट किए। पहले 1994 को निपटाया, 2002 की आज अगर आप CCO की मीटिंग, अभी हम बात कर रहे हैं, CCO की मीटिंग में जो है 2002 की पॉलिसी के भी एग्रीमेंट को रिवाइज कर दिया। अब रह गए CPEC का मसला। तीसरी चीज जो आप देखें, इन्होंने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए शायद मेरे तो देखें 18-20 साल के करियर में नहीं, शायद जितना इन्होंने एक्सपोर्टर को अब इंसेंटिवाइज किया